नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं कोर्ट्स दिस वीक। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कर्मचारियों की भर्ती में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण लागू किया है। यह फैसला 23 जून 2023 से प्रभावी हुआ है, जिसमें एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 54 पन्नों का एक रोस्टर प्रणाली जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि किस पद पर कितने पद आरक्षित किए जाएंगे। निर्णय के मुख्य बिंदु हैं एससी और एसटी के लिए आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट में एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% आरक्षण लागू किया गया है। रोस्टर प्रणाली। सुप्रीम कोर्ट ने एक रोस्टर प्रणाली जारी की है, जिसमें बताया गया है कि किस पद पर कितने पद आरक्षित किए जाएंगे। यह व्यवस्था 23 जून 2025 से प्रभावी हो गई है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है, जो एससी और एसटी समुदाय के लिए आरक्षण प्रदान करता है। मॉडल रोस्टर में विभिन्न पदनामों के लिए आरक्षित श्रेणियों के लिए सीधी भर्ती नीति का विवरण दिया गया है, जिनमें वरिष्ठ निजी सहायक का पद, सहायक लाइब्रेरियन का पद, जूनियर कोर्ट सहायक सह जूनियर प्रोग्रामर, जूनियर कोर्ट अटेंडेंट, चैम्बर अटेंडेंट, वरिष्ठ निजी सहायक, सहायक लाइब्रेरियन और जूनियर कोर्ट सहायक शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अपनी चयन प्रक्रिया को और अधिक कड़ा कर दिया है, जिसमें उम्मीदवारों की जांच अधिक गहनता से की जा रही है। इस बदलाव के तहत कॉलेजियम अब उम्मीदवारों के साथ आमने सामने की बैठकें कर रही हैं, जिसमें उनकी योग्यता, क्षमता और चरित्र का मूल्यांकन किया जा रहा है। कॉलेजियम ने उम्मीदवारों के साथ बातचीत को अधिक विस्तृत और गहन बनाया है, जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार के साथ लगभग आधे घंटे की बातचीत होती है। इस प्रक्रिया में उम्मीदवारों के रिज्यूमे और काम के क्षेत्रों की गहन जांच की जाती है। कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरने के लिए यह कदम उठाया है, जहां वर्तमान में 371 पद रिक्त हैं। कॉलेजियम ने 1 जुलाई को उम्मीदवारों के साथ बैठकें शुरू की, जिसमें 54 उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया गया। इन बैठकों में सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत और विक्रमनाथ शामिल थे। कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पारदर्शिता और योग्यता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाए हैं। कोर्ट ने न्यायाधीशों की संपत्ति के विवरण को भी सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल में ही हाट हाई कोर्ट के लिए 36 न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है,
जो न्यायिक नियुक्ति प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सिफारिश में मध्य प्रदेश और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के लिए 10-10 न्यायाधीश, तेलंगाना और गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए 4-4 न्यायाधीश, दिल्ली हाईकोर्ट के लिए 3 न्यायाधीश, राजस्थान और पटना हाईकोर्ट के लिए 2-2 न्यायाधीश और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के लिए 1 न्यायाधीश शामिल हैं। कॉलेजियम ने जिन न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है उनमें विभिन्न हाईकोर्ट के लिए वकील और न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति से हाईकोर्ट की कार्रवाई में सुधार होगा और न्यायपालिका की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए न्यायाधीशों के नाम हैं: दिल्ली हाईकोर्ट में शैल जैन, मधु जैन और विनोद कुमार, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के लिए वीरेंद्र अग्रवाल, मनीष कुमार, प्रमोद गोयल, शालिनी सिंह नागपाल, अमरिंदर सिंह ग्रेवाल, सुभाष मेहरा, सूर्य प्रताप सिंह, रुपिंदर जीत चहल, आराधना सोहनी और यशवीर सिंह राठौर। तेलंगाना हाईकोर्ट के लिए गौस मीर मोहिउद्दीन, चलपति राव सुद्दल्ला, वकीती रामाकृष्ण रेड्डी और गड्डी प्रवीण कुमार। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में तुहीन कुमार गेडेला, गुवाहाटी हाईकोर्ट प्रांजल दास, संजीव कुमार शर्मा, अंजान मुनि कलिता और राजेश मौजूमदार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पुष्पेंद्र यादव, आनंद सिंह बहरावत, अजय कुमार निरंकारी, जय कुमार पिल्लई और हिमांशु जोशी। पटना हाईकोर्ट अजीत कुमार और प्रवीण कुमार। 2002 में हुए नीतीश काटारा हत्याकांड मामले में दोषी विकास यादव की रिहाई की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी विकास यादव की राहत को बरकरार रखते हुए उसकी अंतरिम जमानत 4 हफ्ते और बढ़ा दी। अब वो अपनी बीमार मां के इलाज के लिए बाहर जा सकता है। जस्टिस MM सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने विकास की मां की बीमारी के आधार पर उसकी अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाते हुए विकास की मांग पर उसकी घर पर ही रहने की जमानत की शर्त में बदलाव कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि मेडिकल ग्राउंड के आधार पर अब आगे अंतरिम जमानत नहीं मिलेगी। फिलहाल वह 28 अप्रैल से जमानत पर है। नीतीश कटारा हत्याकांड में विकास यादव को 25 साल की सजा हुई है और वह अब तक 23 साल की सजा पूरी कर चुका है। विकास यादव ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी रिहाई की मांग की है। विकास उत्तर प्रदेश के राजनेता DP यादव का बेटा है। उसके चचेरे भाई विशाल यादव को भी कटारा के अपहरण और हत्या के लिए सजा सुनाई गई थी। दोनों विकास की बहन भारती यादव के कटारा के साथ कथित प्रेम संबंध के खिलाफ थे, क्योंकि वे अलग अलग जाति से थे। एक अन्य दोषी सुखदेव पहलवान को बिना किसी छूट के 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने विकास और विशाल यादव को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए दोनों को बिना किसी छूट के 30 साल की सजा सुनाई थी। तीसरे पहलवान को 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। दिल्ली जेल प्रशासन ने पिछले साल यादव के आचरण को असंतोषजनक पाए जाने के बाद उसकी छूट की मांग को खारिज कर दिया था। केरल हाईकोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC से सवाल किया है कि सुरेश गोपी की फिल्म में बलात्कार पीड़िता का नाम जानकी क्यों नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि अगर फिल्म में अपराधी का नाम राम, कृष्ण या जानकी होता है तो शायद समझ आता, लेकिन यहाँ तो न्यायिक न्याय के लिए लड़ रही है। फिल्म का नाम JSK जानकी वी स्टेट ऑफ केरल है, जिसमें सुरेश गोपी मुख्य भूमिका में हैं। CBFC ने फिल्म के टाइटल और किरदार के नाम जानकी पर आपत्ति जताई है, क्योंकि यह हिंदू देवी सीता को संदर्भित करता है। न्यायालय ने कहा कि कई फिल्में राम और सीता के नाम पर बनाई गई हैं, ऐसे में जानकी नाम पर आपत्ति क्यों है। न्यायालय ने CBFC को आपत्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि फिल्म में जानकी एक नायिका है जो न्याय के लिए लड़ रही है, न कि अपराधी है। ऐसे में नाम पर आपत्ति जताना समझ से परे है। अदालत ने यह भी कहा कि CBFC की आपत्ति से फिल्म के निर्माताओं को वित्तीय नुकसान हो सकता है।
MS धोनी की कैप्टन कूल ट्रेडमार्क आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है। धोनी ने अपने नाम और छवि की व्यावसायिक उपयोग के लिए व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई ट्रेडमार्क आवेदन दायर किए हैं। यह कदम उनकी ब्रांड वैल्यू और व्यक्तिगत पहचान की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जून 2023 में दायर ट्रेडमार्क आवेदन को इस साल जून में ट्रेडमार्क रजिस्ट्री कोलकाता कार्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया और विज्ञापित कर दिया गया। आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए ट्रेडमार्क को 16 जून 2025 को जर्नल में प्रकाशित किया गया। अगर 16 जून से 120 दिनों के भीतर किसी के द्वारा ट्रेडमार्क पर कोई आपत्ति या विरोध नहीं उठाया जाता तो इसे मंजूरी दे दी जाएगी। ट्रेडमार्क आवेदन कैटेगरी 41 के तहत किया गया है, जो शिक्षा, प्रशिक्षण, मनोरंजन, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित एक श्रेणी है। धोनी ने खेल प्रशिक्षण और कोचिंग से संबंधित क्षेत्रों में कैप्टन कूल पर अधिकार सुरक्षित करने के लिए आवेदन किया है। कैप्टन कूल ट्रेडमार्क दिए जाने के बाद धोनी के अलावा कोई भी व्यक्ति खेल और मनोरंजन से संबंधित क्षेत्रों में कैप्टन कूल का व्यावसायिक रूप से उपयोग नहीं कर सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ एक अहम फैसले में कहा है कि कंपनी के विज्ञापन जो डाबर के च्यवनप्राश को नीचा दिखाते हैं वे अपमानजनक और गलत हैं। अदालत ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों में डाबर के च्यवनप्राश की तुलना में अपनी उत्पाद की श्रेष्ठता का दावा करना गलत है। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस मिनी पुष्पकर्णा ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापन डाबर के च्यवनप्राश के लिए अपमानजनक और गलत हैं। अदालत ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद को अपने उत्पाद की विशेषताओं का प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन दूसरे की तुलना में अपने उत्पाद की श्रेष्ठता का दावा करना गलत है। अदालत ने कहा कि विज्ञापनों में दूसरे के उत्पाद की तुलना में अपने उत्पाद की श्रेष्ठता का दावा करने से पहले कंपनी को अपने दावों को साबित करना होगा। अदालत ने यह भी कहा कि यदि कंपनी अपने दावों को साबित नहीं कर पाती है तो यह विज्ञापन गलत और अपमानजनक माना जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि कंपनियों को अपने विज्ञापन में दूसरे के उत्पाद की तुलना में अपने उत्पाद की श्रेष्ठता का दावा करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। अदालत ने कहा कि यदि कंपनी अपने दावों को साबित नहीं कर पाती तो यह विज्ञापन गलत और अपमानजनक माना जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने से इनकार कर दिया है। हिंदू पक्ष को झटका लगा है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की बेंच ने आज यह फैसला सुनाया। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने कोर्ट से मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में फैसले पर सबकी नजर थी। अदालत ने हिंदू पक्ष को झटका देते हुए अर्जी खारिज कर दी। इसमें मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की याचिका खारिज की गई। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने मासरे आलमगिरी से लेकर मथुरा के कलेक्टर रहे FS ग्राउस तक के समय में लिखी गई इतिहास की पुस्तकों का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि वहां पहले मंदिर था और मस्जिद होने का कोई साक्ष्य शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष न्यायालय में पेश नहीं कर सका है। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने इतिहास की पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा था कि वहां पहले मंदिर था। उन्होंने कहा कि वहां पर मस्जिद होने का कोई साक्ष्य नहीं है। न खसरा खतौनी में मस्जिद का नाम है, न नगर निगम में उसका कोई रिकॉर्ड, न कोई टैक्स दिया जा रहा है। बिजली चोरी की रिपोर्ट भी शाही ईदगाह प्रबंध कमेटी के खिलाफ हो चुकी है। फिर इसे मस्जिद क्यों कहा जाए? इसलिए मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित किया जाए।
श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद केस में मंदिर पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने हाईकोर्ट में मार्च 5, 2025 को मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित किए जाने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्र के न्यायालय में इस प्रार्थना पत्र पर बहस पूरी हो चुकी। बहस के दौरान सभी हिंदू पक्षकारों ने महेंद्र प्रताप सिंह की दलीलों का समर्थन किया। और कोर्ट्स दिस वीक में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।